धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करना चाहता हूं जो सिख कत्लेआम पर जो फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट का, उसको कैसे और देखा और समझा जा सकता है। देखिए, आप लोग समझते ही हैं जैसे धाकड़ खबर काम करता है, वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। आप लोगों को भी एक आदत हो गई होगी कि धाकड़ खबर बाल में से खाल निकालने की कोशिश करता है, हर चीज़ को कई सारे पहलुओं से देखना और दिखाना, समझना, समझाना चाहता है, और होना भी यही चाहिए। खबर आई और चली गई, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। हमेशा उस चीज़ से सीखना चाहिए कि हमें उससे क्या सीखने और समझने को मिल सकता है। इस खबर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिन सिखों को 34 बरस पहले इतने बुरे तरीके से काटा, मारा, जलाया गया, लूटा गया, इज्जत आबरू तक लूट ली गई उनकी, वो सिख महज 34 बरस में इतने मजबूत हो गए और उन्होंने अपने हक में एक फैसला हाईकोर्ट से करवा लिया, और सज्जन कुमार जैसे बड़े नेता को आज जेल जाना पड़ेगा। हालांकि वो गायब हैं। कोर्ट ने जब से कहा है कि 31 तारीख तक वो अपने आप को सरेंडर कर दें, तब से वो गायब हैं। मीडिया उनके घर के बाहर घूम रहा है, वो मिल नहीं रहे हैं। आप लोग सोच भी रहे होंगे, जान भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई उनको स्टे वगैरह मिल जाए और वो फिर बचे रहें और फिर ये केस एक बार से पेंडिंग पड़ा रहे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या जेल जाने से पहले उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे मिल पाता है या जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 31 लास्ट है। कांग्रेस की सदस्यता है, वो इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस ने भी कह दिया होगा भाई इस्तीफा दे दे, हमारी जान को क्यों मुसीबत बढ़ा रहा है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस चीज़ को मैं आपके सामने ऐसे रखना चाहता हूं कि जिन सिखों को लेकर 34 साल पहले जो परिस्थितियां थी वो आज कैसे बदली। सबसे पहला पहलू देख लीजिए कि मीडिया पे बात कर लेते हैं। जैसे ही 17 दिसंबर 2018 को यह फैसला आया, पूरे दिन और उससे अगले दिन बल्कि आज तक मीडिया गली गली जाकर उन सिखों से बात कर रहा है, उनके दर्द को दिखा रहा है, पूरी चीज़ों को खंगाल रहा है। कोई केस डायरी हाथ में लेकर बात कर रहा है, टीवी स्टूडियो में 6 मुर्गे बिठा रखे हैं, उनसे बात कर रहा है। इससे महज 1 महीने पहले ही तो हाशिमपुरा का फैसला आया, जिसमें 1987 का फैसला था। 30 बरस बाद फैसला है। 19 पुलिस वालों को आखिरी सांस तक दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 3 पुलिस वाले मर चुके हैं उसमें से। बहुत सारे पुलिस वालों को कहा कि इतनी तारीख तक सरेंडर कर दीजिए, डेट मेरे याद नहीं आ रही है, लेकिन वो उनमें से बहुत सारे पुलिस वालों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। ना तो मीडिया ने फैसला आने के बाद उस तरीके से मुसलमानों का पक्ष दिखाने की कोशिश की, ना उस वक्त के कत्लेआम को याद करने की कोशिश की, क्योंकि वो इससे भी बड़ा कत्लेआम था। ये तो एक राजनीतिक कत्लेआम था। वो तो सरकारी मशीनरी जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने मुसलमानों को ट्रक में भरा मेरठ से, और मेरठ से लाने के बाद मुरादनगर नहर पे मार दिया, फिर उसके बाद हिंडन नहर पे लाके गाजियाबाद के अंदर मार दिया। तो वो इससे बड़ा मामला था, क्योंकि वो सीधा सिस्टम पे अटैक था। सिस्टम पे अटैक ये वाला भी है, लेकिन ये राजनीतिक संरक्षण में, और राजनीतिक संरक्षण उस पुलिस को भी था। लेकिन उस पुलिस की तो सीधे सीधे जिम्मेदारी थी सुरक्षा देने की। वो पुलिस हत्यारी बनी थी। लेकिन कोई आपने देखा था, कोई गया हाशिमपुरा, किसी ने उन परिवार का दर्द बांटा? नहीं बांटा। हम गए सरकारी वकील के पास, आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, जो कौशल यादव है उनसे हमने बात की, उन तक से किसी मीडिया ने नहीं बात की। तो सोचिए अपने बारे में कि जब सिखों पे फैसला आता है तो मीडिया ऐसे ही दिखाता है, और आप पे जब कोई फैसला आता है तो आप पे वो मीडिया इस तरीके से क्यों बात नहीं करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, आपने अपने आप को मजबूत नहीं किया है। अपने गिरबान में जब तक आदमी झांक के नहीं देखेगा, कहते हैं ना दूसरे की तरफ उंगली उठाना बड़ा आसान है, 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं, वो देखना चाहिए। और जो समाज खुद के बारे में देख कर सोच सकता है वही आगे बढ़ सकता है। आपके साथ तो हाशिमपुरा हुआ, आपके साथ तो बिहार वाला भागलपुर हुआ, मलियाना हुआ, गुजरात हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, मुंबई वाला हुआ, पता नहीं कितने कत्लेआम हुए, कितना कत्लेआम होता रहेगा आगे, तब जाके आप लोग सबक लेंगे। तो इस पर सोचना चाहिए। तो पहला सवाल पैदा ये होता है कि उनके पास पॉलिटिकल पावर है। तो पॉलिटिकल पावर पे बात करने के बारे में आपको बता दूं कि एक स्टेट है पंजाब, जो सिख बाहुल्य स्टेट है। वहाँ की एक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, जिसे हम सिखों की पार्टी कह सकते हैं। वैसे भाजपा भी वहाँ राजनीति करती है, और कांग्रेस की फिलहाल वहाँ सत्ता है, वो भी सिखों के दम पे ही राजनीति करती है। लेकिन सिख बाहुल्य स्टेट है और उनकी एक पार्टी है। वो पार्टी पता है सिर्फ पंजाब में चुनाव नहीं लड़ती है, दिल्ली के अंदर भी उनका एक विधायक आ जाता है, दिल्ली के अंदर भी उनके बहुत सारे पार्षद जीत जाते हैं, वो जाके दूसरी जगह भी चुनाव लड़ते हैं। इंटरनेशनल पावर भी उनके पास है। मुस्लिम कहते हैं 50-60 देशों में, उनके पास कोई इंटरनेशनल पावर तो बहुत दूर की बात है। वो इंडिया में एक ही नहीं है।
साउथ इंडिया का मुसलमान अलग है, नॉर्थ इंडिया का मुसलमान अलग है, यूपी का मुसलमान अलग है, बिहार का मुसलमान अलग है, आसाम का मुसलमान अलग है, कश्मीर का मुसलमान अलग है। ये तो अलग अलग टुकड़ों में इस तरीके से बटे हैं। लेकिन सिखों के अंदर जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि वो यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जहाँ भी अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी रहते हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। ये उन सिखों ने किया है महज 30-34 साल में, जिन्हें पहले कत्लेआम में मारा गया, फिर उसके बाद उनको उग्रवादी बता दिया गया कि ये खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं कुछ देखा है और नहीं समझ सकते हैं तो बॉबी देओल की एक फिल्म है बादल, उसको देख लीजिएगा। उसमें बताया गया किस तरीके से कत्लेआम किया गया, पूरे गांव के गांवों को मारा गया पंजाब के अंदर। इस तरीके का नरसंहार वहां पे किया गया है। लेकिन उन सिखों ने अपने आप को मजबूत कर लिया महज 34 बरस में, और एक कानूनी लड़ाई भी उन्होंने जीती है। देश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कोई नेता ऐसे कत्लेआम का दोषी करार दिया गया, जिसको कहा है कोर्ट ने और कि वो उम्र कैद की सजा उसको सुनाई है। ठीक है, तो इसको आप देखिए कि आपके ऊपर फैसले आते हैं, वहां मीडिया बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे मीडिया बात कर रहा है, क्योंकि ये मजबूत है। एक चीज इनकी और मजबूत है, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इनके पास है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हर जगह पे इनके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। वो कमेटियां ही डिसाइड करती हैं। आपने किसी भीख मांगते नहीं देखा होगा किसी सिख को कभी, जिनको 34 साल पे ऐसे बुरी तरीके से काटा मारा गया, जिनको उग्रवाद के नाम पर पूरे के गांव उजाड़ दिए गए, उन लोगों ने कैसे अपने आप को स्थापित किया। तो सीख लेने की जरूरत है ना। आज मीडिया कैसे दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया को पता है उनके पास पैसा है, उनके पास पॉलिटिकल पावर है। क्या पैसा और पॉलिटिकल पावर मुसलमानों के पास नहीं है, ये भी देख लेते हैं। देखिए, मुसलमानों की एक स्टेट है जम्मू कश्मीर, वो मुस्लिम बाहुल्य स्टेट है, हमेशा से मुस्लिम पार्टियां वहां पे काम करती हैं। लेकिन हमेशा से ही जम्मू कश्मीर को सोचे समझे तरीके से, चाहे वो भाजपा रही हो चाहे वो कांग्रेस रही हो, हमेशा विवादित रखा गया है। और वहां पे हमेशा आतंकवाद 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 पिछले 30 साल से वहां पे रोना चल रहा है। जानते हैं इसके पीछे साजिश क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश है कि वहां की राजनीतिक पार्टियां अगर निकल के देश में चुनाव लड़ने लग जाएंगी और मुसलमानों के बीच जाने लग जाएंगी, तो सत्ता हिल जाएगी, मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पावर खड़ी हो जाएगी। कश्मीर का मुसलमान और यहाँ के मुसलमान के साथ मिलने लगेगा तो वो एक ताकत बन के उभर जाएगा देश के अंदर। लेकिन वो होने नहीं देना चाहते हैं। पंजाब में सिखों ने तो कर लिया, उनको भी काटा गया था कि पूरे देश से उनको काट दिया जाए उग्रवाद के नाम पे, लेकिन उन्होंने किया। सवाल यहाँ ये है कि आपको करने से रोका तो जा रहा है, लेकिन आप में करने की क्षमता कितनी है, आप कितना आगे बढ़ के निकल सकते हैं। उन पार्टियों ने कभी कोशिश की? वो वहीं तक बैठी हुई मलाई खाती रहती हैं सत्ता की, और उनका कुछ होता नहीं है। दूसरा एक मुद्दा बहुत बड़ा है कि पॉलिटिकल पावर ये कभी नहीं बन पाते हैं। कभी कांग्रेस के पीछे होते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के पीछे होते हैं, कभी बसपा के पीछे होते हैं, कभी इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनकी पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं, उन पर आरोप लगते हैं कि आरएसएस समर्थित है, ये बीजेपी फंडिंग है, इस तरीके के उन पर आरोप लगते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान ना उस फिल्म की तरह हो गया है जो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की हुआ करती थी कि ठाकुर से निजात दिलाने के लिए अर्जुन आएगा। वो अर्जुन का इंतजार है मुसलमानों को, वो अर्जुन आएगा। लेकिन अगर मुसलमान थोड़ा इस मामले से समझे तो वो भी अपने शहर की, अपने कस्बे की जामा मस्जिदों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के तौर पे यूज कर सकते हैं। जामा मस्जिद तो एक ही होता है ना पूरे कस्बे में, तमाम लोग मिलजुल के एक जामा मस्जिद के अंदर इस तरीके की प्रबंधक कमेटियां बना सकते हैं, अपने समाज की शिक्षा की, स्वास्थ्य की और तमाम चीज़ों की हालत को सुधार सकते हैं, काम कर सकते हैं। और देखिए, जब हर कस्बे, हर शहर में छोटे छोटे स्तर पर ये काम होने लग जाएगा तो फिर पावर बन जाएगी। ये सोचते हैं ऊपर से सब कुछ हो, फलानी तंजीम जो है वो कोई फरमान सुना दे, ऊपर से सब कुछ नहीं होता। हर आदमी अपनी गली, अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो सब कुछ सुधर सकता है। इस फैसले से बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है। इतने कत्लेआम हुए हैं, मीडिया उनका दर्द दिखाने की जरा सी भी कोशिश नहीं करता। लेकिन सिखों के कत्लेआम पे मीडिया को देखकर आपका ज़मीर अगर नहीं झंझोड़ रहा है आपको, तो फिर आप लोग समझिए कि मुर्दार हो चुके हैं। पर अगर ज़मीर झंझोड़ रहा है तो सोचिए बैठकर क्या करना है। मेरा सिर्फ एक मशवरा है आपको इन सारे मशवरों के साथ कि दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, अपना मीडिया स्थापित किया जाए, दूसरे अपने ऐसे वकील खड़े किए जाएं जो आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ सकें। ऐसे ना हो कि आपके लिए यहाँ लड़ाई लड़के और अरब कंट्री में जाके चंदा मांग के ला रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हम ये कर रहे हैं, और खुद कुछ दिन बाद लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने लग जाएं। ये जज्बाती होना छोड़िए, उन नेताओं से परहेज कीजिए जो जज्बाती बात करते हैं, उन शायरों से परहेज कीजिए जो जज्बाती बात करते हैं, उन पत्रकारों से परहेज कीजिए जो खुद खंजर से टपकता हुआ खून दिखाकर ग्लॉसी पेपर पे छापते थे। आज करोड़ों अरबों पति हैं, धंधे उनके विदेशों तक फैले हैं। आपको क्या मिला है? युवा जो है मुसलमानों का, मैं उससे ज़्यादा अपील करता हूं कि कम से कम वो 21वीं सदी में पैदा हुआ, वो अपने हालात को देखे और समझे। इस खबर को आपके सामने रखने का मकसद यही है कि जिन सिखों को इतने बुरे तरीके से काटा गया था, और वो महज 3% है इस देश के अंदर, मुसलमान तो 14% से ज़्यादा है जो जनगणना कहती है। शर्म आनी चाहिए।
कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे, ऐप पर क्लिक करेंगे, आपको हमारी खबरें मिल जाया करेंगी। यूट्यूब पर हमारी खबरें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।